हेलो स्टूडेंट्स, सीजीबी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज इस वर्कशॉप में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, बिल्कुल बेसिक से कि आप एक एज ए बिगिनर हैं कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज ए बिगिनर। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट सम चैलेंजेस फेस स्टूडेंट्स एज ए बिगिनर। तो फर्स्ट थिंग इज कि सिलेबस syllabus is vast. Topic have been mentioned in the syllabus, but what to study under those topics. Second, strategy. इसकी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करो, ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि विच स्ट्रेटजी ए बिगिनर शुड फॉलो। क्योंकि कोई आपको 1 साल की करंट अफेयर रिकमेंड करता है, कोई 6 महीने की करता है, कोई कहेगा कि 2 साल की पढ़ लो। मैनी मीन्स एवरी अदर मेंटर हैज़ ए डिफरेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, कुछ पास्ट में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स हैं, उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजी रहती है। तो आज हम इस वीडियो में, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू बेस्ड ऑन द माई 8 years experience. I'm this mentoring job since last 8 years. I'm mentoring students. I have mentored the toppers of each exam. I mean, it is RBI, SEBI, NABARD, IFSC, every exam. And you have seen also that every year direct questions are being asked. Whatever questions we are giving to our subscriber, our students, directly match with our content, including descriptive questions. So based on this 8 experience, I will tell what to study, how to study smartly. We have to cover the static part as well. We have to cover the current affairs, circulars, everything, reports, everything you have to study. But how you have to study, what topics you need to study, or in a particular topic, what things you have to focus. So all these things we will be discussing in this video, and it will be little lengthy video, but every question of a beginner aspirant will be answered here. So first thing is about other points, other problems beginners face, that is how to prepare for the phase 1, how much time they have to focus on the phase 1, and what should be the sequence to cover the finance, economy, or first they should study the management की management पढूं या ESI पढूं या finance पढूं। तो ये है descriptive writing। अगेन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का डर रहता है। मैनी स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, what should be the strategy to prepare for the descriptive writing, these questions will be answered in the strategy. तो सबसे पहले है फेज 1 एनालिसिस। तो फेज 1 का अगर हम 3-4 साल का एनालिसिस ले, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करें, तो जो स्टैटिक इकोनॉमी एंड फाइनेंस है, जो फाइनेंस आप पढ़ेंगे, फाइनेंस सिलेबस you are already studying as a part of your phase 2 paper, 10 to 20 क्वेश्चंस की रेंज रही है। 10 to 20 क्वेश्चंस आपके फाइनेंस है। अलग अलग सालों में, किस साल में 10 आए हैं, किसी में 15 आए हैं, 20 आए हैं। फाइनेंस और इकोनॉमी के स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द फाइनेंस एंड स्टैटिक इकोनॉमी भी आपका फेज 2 का सिलेबस है। यहाँ से रही है वेटेज एवरी ईयर। आरबीआई, सेबी, नाबार्ड सर्कुलर रिपोर्ट्स हैं। ठीक, आरबीआई की, सेबी के सर्कुलर्स की मैक्सिमम वेटेज रहती है। मैक्सिमम क्वेश्चंस मतलब गुड नंबर ऑफ वेटेज फ्रॉम द आरबीआई सेबी सर्कुलर्स एवरी ईयर इन फेज 1 एज वेल एज फेज 2। सो these carries 15 to 20, मिनिमम पूछा गया है तो भी 15 मार्क्स, एंड मैक्सिमम साइड देखो तो 25 मार्क्स। तो मैक्सिमम आर फ्रॉम द करंट पार्ट ऑफ द आरबीआई सेबी वेबसाइट। लास्ट 6 month circulars are very important. This is, I'm discussing the analysis. First we are starting from the GA, then again PIB। last 4-5 years के बेस एवरेज की बात करें तो मिनिमम वर्स्ट के सिनेरियो में 10 क्वेश्चन PIB से आए हैं, अदरवाइज 20 या 20+ भी आए हैं। न्यूज़पेपर CA, दैट इज मिक्स अगेन, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, साइंस, डिफेंस, दैट इज 15 to 30, 15 से 30 की रेंज में। तो आपको यू कैन नॉट लीव एनी टॉपिक
when budget, economic survey, some important topics you have to study. At least study the highlights of the economic survey whenever you are preparing for the exam. Budget speech, at least you study. These are the important things for the current affair. You need to study that questions weightage is from every part, so you cannot leave any topic. So this now comes to the point that how many months you have to cover. So for specifically RBI SEBI circulars, at least 6 months circular you need to study. 6 months circular. 6 months circular before the exam, and when if it is phase 1, 6 months before, then whatever is the difference between the phase 1 and phase 2, that period also you need to cover. During that period you also need to cover the RBI SEBI circulars. That is very important, can be asked in the phase 2 and have been asked continuously. They are asking every year RBI SEBI circular in the phase 2 as well, in the phase 1 as well. PIB again, minimum I will recommend 4-5 months. 4 if you are a full-time aspirant, go for 5 months. If you are a working aspirant, have less time, go for 4 months. If you are you face challenge in cramming the facts, data points, go for 4 months. Newspaper CA, again 3 to 4 months minimum is important. And since last 8 years I have observed that maximum weightage of the questions are from the last 3 to 4 months, not more than that. This year, even if this year, if we saw the 2025 paper, you can see that maximum 40 questions were from the last 3 months PIB, newspaper CA, and circulars parts. So even if you have studied 3 months, very good, you have crammed those facts, data points, you can easily attempt, you could have easily attempt 40 questions, and cutoff was, sectional cutoff was 24. So now again 80 marks G questions will be asked. So this year sectional cutoff was 24, 30%. So you have to keep in mind that you need to score at least 30. You have to target above 35, 40. You need to target 35, 40. So you need to score 28 or 28 plus. You need to target to be in the final list or of phase 1. Means if you want to get qualified for the phase 2, you should target 28 plus marks accuracy. So need to study static economic finance, RBI maybe NABARD circulars of at least 6 months, PIB 4 to 5 months, newspaper CA 3 to 4 months. And budget, economic survey, and various reports. Mostly these reports are in the news, but some reports are not in the news of the last 3-4 months. Then there are flagship reports like global gender gap, global hunger index, multidimensional poverty index, HDI, GDP, reports of UN bodies, reports in news, IMF, World Bank GDP reports, NSO GDP reports. These you have to study beyond 3-4 months, and then flagship reports. So I will be giving a list, and you can guess easily that what are the flagship report, like global hunger index, global gender gap, global risk report of World Economic Forum, then again world population prospectus from the UN body, and economic finance newspaper. If you are full-time aspirant, I will recommend at least study one newspaper, or even if you are not studying complete newspaper, at least study one editorial part from the finance and economy newspaper like Business Standard, Mint, or Economic Times, anyone. Okay, but newspaper CA also 3 to 4 months. Don't go beyond that. 3 to 4 months. Even if you are full-time aspirant, go for 4 months maximum. You can see this year questions, last year questions. You can do analysis yourself as well. The maximum questions are from the last 4 months. Maximum questions are from the last 4 months. Okay, so even you are able to cram all these 3 facts of the 4 months, that is also a huge thing. So I will recommend based on the last 8 years, this strategy is always helpful. Every year it is helpful.
Now comes to the other sections, quant paper, reasoning paper, and English paper. So you know that GA 80 questions, quant 30 questions, English 30 questions, reasoning 60 questions. So this year 30% was the sectional cutoff, so you need to score at least 24 here, 9 here, 9 here, or 18 in reasoning. So now comes to the quant paper. तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वांट में चैलेंज फेस करते हैं कि क्वांट डिफिकल्ट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, बट स्टिल यू हैव इनफ टाइम इफ यू आर टारगेटिंग 26 एग्जाम, आराम से कर सकते हैं आप। क्या करना है आपको? आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है, बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है बेसिक कॉन्सेप्ट की, बेसिक से एडवांस की तरफ जाओ, एडवांस के बाद ही थोड़ा डिफिकल्ट, या बेसिक से पहले मीडियम लेवल के क्वेश्चन सोल्व करो, फिर एडवांस की तरफ जाओ, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, उसके लिए क्या करना है आपको, देखो जो सबसे डुएबल या जहां से क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज, ये डुएबल पोर्शन है, इट इज डुएबल, यू कैन इजीली मैनेज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज है, फिर आता है आपका बेसिक, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन, प्रॉफिट, परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट लॉस आता है, ये भी इजी होता है, आप कर सीख सकते हो, प्रॉफिट लॉस वगैरह, परसेंटेज निकालना है, ये सीख सकते हो। तो आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, 14 to 15 क्वेश्चन आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से, इसमें मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, यही कंसेप्ट यूज होता है। तो आप अगर ये कर लिया आपने डीआई, तो डीआई पे ज़्यादा फोकस करके भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 14 to 15 मार्क्स का आता है। प्लस अगर आपने ये कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर ली, नंबर सीरीज कर ली, ठीक है, प्रॉफिट लॉस कर लिया, तो आपका क्वांट का कट ऑफ आराम से निकल जाएगा। अगर आपका डिफिकल्ट लगता है, आपको क्वांट वीक है, यू थिंक इट इज वीक, बट स्टिल यू कैन इम्प्रूव, एनफ टाइम है, प्रैक्टिस, यू नीड टू डू प्रैक्टिस, और बहुत कैट लेवल या ऐसा मत सोचो कि ऐसा आता है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पे आता है, इस साल इजी आया था, पिछले साल थोड़ा डिफिकल्ट आया था, but still it is based on the concept. If you know the concept, you can solve the question. If you have practiced good number of question, you have practiced, then you can easily solve the question in the exam, but that need a hard work and the practice. So don't be afraid from the quant. With practice you can easily learn. practice से सीख सकते हो आराम से, कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज मैंने बताया, प्रॉफिट लॉस हो गया, फिर डीआई हो गया, यहाँ से आप आराम से 15-16 क्वेश्चन कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, सब टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, कॉन्सेप्ट आता है, और बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है क्वांट, ओनली कॉन्सेप्ट पे आता है। जैसे मेंसुरेशन से भी बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये मतलब इन टॉपिक्स पे ये क्वेश्चन रहता ही है, जो टॉपिक मेंशन किए हुए, तो सबका इक्वल, मतलब सारे टॉपिक्स को कवर कर लेता है पेपर में, ठीक है। तो हमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको टारगेट करना है। और इसी में क्वांट में ना, जैसे क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन आ जाते हैं, Q1 Q2 करके दो स्टेटमेंट दी होती है, तो वो आप जनरली IBPS या ये मॉक्स वगैरह में प्रैक्टिस करोगे, होता कॉन्सेप्ट पे ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं, अलग है, तरीका पूछने का अलग होता है, डाटा सफिशिएंसी का होता है, और आजकल थोड़ा सा ऑप्शंस को भी ट्रिकी बनाता है कई बार। इस साल तो बहुत ईजी थे पेपर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट कई बार ऑप्शंस को ट्रिकी बनाता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो क्वांट के लिए मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ लो, नंबर सीरीज पढ़ लो, और डीआई जिसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लाइन, प्रॉफिट लॉस हो गया, प्लस माइनस, डिवीजन, ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, यू कैन इजीली डू। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग में देखो सिटिंग अरेंजमेंट, ये हर साल का लगभग यही वेटेज रहता है, सिटिंग अरेंजमेंट के 10 क्वेश्चन, पजल के, क्रिटिकल रीजनिंग के, डाटा एफिशिएंसी के, इनइक्वालिटी के, सिलॉग्स, फिर आता है सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, अर्थमेटिक, सिंबॉलिक सीरीज, तो इस तरह से रहता है। तो देखो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, ये जनरली आई डोंट रिकमेंड स्टूडेंट्स कि पहले ये अटेम्प्ट करो ड्यूरिंग द एग्जाम, और आपको प्रैक्टिस भी ऐसी रखनी चाहिए, स्टार्टिंग से भी प्रैक्टिस करेंगे आप मॉक्स की, सेक्शनल मॉक्स की,
तो क्रिटिकल रीजनिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स आपको लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि रीजन क्या है कि आपका जीए का 25 मिनट मिलता है आपको, 80 क्वेश्चंस, क्वांट 30 क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट, इंग्लिश में भी 25 मिनट, 30 क्वेश्चन, हाँ मिलेगा आपको 45 मिनट, 60 क्वेश्चन रीजनिंग में। और ये क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स होते थोड़े लेंदी आते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आप फंस गए, इफ यू आर स्टक इन ए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन, टाइम विल बी लॉस्ट, so it will demotivate you and you will be again you will try to solve other question, or there also you can get stuck। तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट को नहीं करना है, आप प्रेशर में होते हो, एक जगह भी फंस गए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट होने से क्या होता है, कैंडिडेट डीमोटिवेट हो जाता है, तो दूसरा क्वेश्चन में भी फंसने के चांस रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे फिर दिमाग प्रेशर में आ जाता है और भी। तो स्टिल आई विल मतलब मैं रिकमेंड यही करूंगा, पहले हमेशा कोशिश करना है आपको पेपर में भी यही प्रैक्टिस बनाना, इन टॉपिक्स को अच्छा कर लो। क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 5-6 आप आराम से कर सकते हैं। फिर डाटा सफिशिएंसी वाली जो पजल्स होती है, जो छोटी होती है, इनको लास्ट में ही करना। पहले जैसे इनइक्वलिटी है, यू हैव टू लर्न इनइक्वलिटी, सिलोग्स, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाए, तब ये क्वेश्चंस जब कंप्लीट कर लो तब आप जाना डाटा सफिशिएंसी या पजल्स की तरफ। तो यहाँ से आपके 25 से 30 क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से, ठीक है। और आसान पजल्स को ट्राई करना, पहले छोटी पजल्स होती हैं, कई बार वो पढ़ने से पता लग जाता है। और फर्स्ट हैबिट होनी चाहिए आपकी, चाहे क्विज प्रैक्टिस करो, आप सेक्शनल मॉक्स की प्रैक्टिस करो, यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1 to 2, फटाफट यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस, व्हिच क्वेश्चन यू कैन सोल्व, यू आर फाइंडिंग इट इजी और डूएबल। फर्स्ट ट्राई टू मेक ए हैबिट इन एवरी, जैसे आपका क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो। जीए में टाइम नहीं मिलता, जी में तो आपको फटाफट क्वेश्चन पढ़ने हैं और आंसर करते जाना है, क्योंकि 25 मिनट में आप हो सकता है 80 क्वेश्चन ना पढ़ पाओ। तो क्वांट रीजनिंग में स्पेसिफिकली ये प्रैक्टिस बनानी है आपको, इंग्लिश में भी, कि पहले कौन से क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, जो पढ़ लेना, 1-2 मिनट लगा लेना कि आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, तो वो रफ कॉपी पे, रफ पेज होता है आपका, उस पर नोट कर लो, उसी को अटेम्प्ट करना है। ये हैबिट बनानी है आपको क्विज प्रैक्टिस करते हुए भी, कि आप एक पर्टिकुलर क्विज सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो एक बार कुछ सेकंड्स लगाओ, कौन सा क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, वो क्वेश्चन नंबर नोट करो, पहले वो सोल्व करो, बाकी फिर क्वेश्चंस को टारगेट बाद में करो, ठीक है। फिर इंग्लिश में रीडिंग कंप्रिहेंशन, पजल्स, डबल फिलर, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, वर्ड रिशफल, यूज ऑफ इडियम्स, इस टाइप से वेटेज रहता है, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। ग्रामर है, वीडियोस देखना, सेम ऐसा ही है क्वांट रीजनिंग का भी, वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो। शेड्यूल भी बताऊंगा मैं कि कैसे आप टारगेट कर सकते हैं डेली, जैसे कि वीडियो देखोगी, कोई भी 2 क्वांट देखो, फेज 1 के ना तीनों सब्जेक्ट एक साथ लेके मत चलना, ऑल 3 सब्जेक्ट। जीए को देखो बाद में स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्टिंग में नहीं कहूंगा मैं। क्वांट और इंग्लिश को लेके चल सकते हो, या रीजनिंग और इंग्लिश, या क्वांट और रीजनिंग, तीनों में से कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बट एक साथ तीनों लेके मत चलना। ऐसे कर लेना कि या तो ऐसे कर सकते हो कि 3 दिन ये पढ़ रहे हो, 3 दिन ये कर लो, ठीक है। 3 दिन क्वांट इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्योंकि इंग्लिश कम टाइम में भी हो जाता है, डुएबल है, मोस्टली जानते होंगे इंग्लिश को, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ग्रामर्स आपको आती ही है अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो, ठीक है। मोस्टली पढ़ा भी होता है हमने 10th लेवल में या 12th लेवल तक, इंग्लिश स्टूडेंट सीख लेते हैं, फिर भी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी बना सकते हो कि 3 दिन आप क्वांट और इंग्लिश पढ़ रहे हो, 3 दिन क्वांट और रीजनिंग, या 6 days ए वीक, एक दिन प्रैक्टिस के लिए रखना। ये जरूर हैबिट बना लेना कि आपको वीडियो देखा है डेली, तो सेम डे उसके क्विज जरूर करके देखना। सिंपल क्वेश्चन सोल्व करोगे, जब तक सोल्व करोगे नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत डिफिकल्ट है कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाना। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करता है ओनली क्विज। जैसे आपने क्वांट का वीडियो देखा,
तो उसके सिंपल क्वेश्चन सोल्व करो, स्टार्टिंग में सिंपल, फिर मीडियम पे आना, फिर एडवांस लेवल। और अगर आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है तो सारे टॉपिक करने की बजाय जिन टॉपिक्स में यू आर कंफर्टेबल उनको फोकस करना, क्योंकि यहाँ पे हमें कट ऑफ निकालना होता है और सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। कट ऑफ निकालना है। ओवरऑल कट ऑफ में जो हेल्प करता है आपका वो है आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो सकता है वो कर सकता है। मान लो क्वांट वीक है आपका, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो आप, इंग्लिश में कर सकते हो, जीए स्कोरिंग है, जीए जो आपका ओवरऑल कट ऑफ में हमेशा हेल्प करता है, तो जीए को टारगेट करना है। बाकी सेक्शनल कट ऑफ की तरफ जाना है। ठीक है, फिर आता है आपका ईएसआई की बात करते हैं। तो ईएसआई के पेपर का एनालिसिस की बात करते हैं तो ईएसआई स्टैटिक्स से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। पीआईबी करंट अफेयर, स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, रिपोर्ट्स, इस साल रिपोर्ट से क्वेश्चन कम आए थे, स्कीम से ज्यादा आ गए थे। प्लस पीआईबी के करंट अफेयर, सर्कुलर्स, आपका ईएसआई में भी सेबी सर्कुलर पूछा था, कई बार आरबीआई सर्कुलर भी पूछा गया है। तो इट इज नॉट मतलब सरप्राइज नहीं होना है इससे, क्योंकि आपका फाइनेंस का पार्ट है सर्कुलर्स। यहाँ पूछ लिया तो कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी ही है सब्जेक्ट, इकोनॉमी में पूछा जा सकता है कहीं भी इकोनॉमी फाइनेंस का करंट अफेयर। पीआईबी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआईबी आपका गोल्ड माइन है, फेज 1 हो फेज 2 हो, लगभग हर साल देखा है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्कीम्स जो पीआईबी में लास्ट 4-5 मंथ में होती हैं। तो पीआईबी भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर एक आता है कि हमें मुझे कितने मंथ का पीआईबी पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी द 4 to 5 मंथ पीआईबी बिफोर द एग्जाम। फेज 2 के 5 मंथ का पहले पढ़ लो, दैट इज एनफ। कोई एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि पुराना पूछ ले, बट 5 मंथ का पीआईबी मोर देन एनफ है। और इसमें फेज 2 में आपका साइंस, स्पोर्ट्स, डिफेंस ये सब नहीं आता है, तो आप यहाँ पे 6 मंथ के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि स्कीम्स और इनिशिएटिव्स ही पूछे जाते हैं, तो आधा कंटेंट आपका फिल्टर हो जाता है। स्कीम्स भी जनरली वी हैव नोटिस्ड इन लास्ट 4-5 मंथ्स, 4-5 एग्जाम, लास्ट 3-4 एग्जाम्स ऑफ आरबीआई, दे आर आस्किंग स्कीम्स विच आर इन द न्यूज इन द पीआईबी। तो पीआईबी में स्कीम्स वैसे तो मोस्टली स्कीम्स ही होती हैं, 60-70 इंपॉर्टेंट स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम्स है मिनिस्ट्री की जो पीआईबी में आ रही है। तो वो एवरी स्कीम इज इंपॉर्टेंट, एवरी इनिशिएटिव, एनी एक्ट इज देयर दैट इज रिलेवेंट टू द सिलेबस। फॉर एग्जांपल दिस ईयर दे आस्क्ड, एक एक्ट पूछा था उन्होंने, चाइल्ड एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी, कारा का एक्ट का न्यूज में था, तो इससे रिलेटेड इसके एक्ट के प्रोविजन से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इस तरह से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है जो सिलेबस, क्योंकि सिलेबस में चिल्ड्रन, आप सोशल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज में चिल्ड्रन आप पढ़ते ही हैं, ठीक है, चिल्ड्रन या वुमेन से रिलेटेड इशू हम पढ़ते ही हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट पीआईबी में थी। प्रीवियस ईयर भी बात करें तो स्कीम्स हैं जो पीआईबी में आई हैं न्यूज में, बार बार वही पूछे गए। तो पीआईबी हमारा ऑफिशियल सोर्स भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये जो सारी अपडेट्स आती हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट पे आते हैं, दैट इज मोर ऑथेंटिक सोर्स। ठीक है, और इतना ही पढ़ना है 4-5 मंथ, इससे बाहर नहीं आया है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, और इतने भी आप करके चले गए और आंसर कर पाए एग्जाम में, दैट इज ए ग्रेट अचीवमेंट। आप स्कोर कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एसआई में कोई 50 में से 45 मार्क्स कर पाता है, नहीं कर पाता है। इसमें से आपने 30 भी ले लिए ना, 30 मार्क्स भी ले लिए 50 में से, तो इट इज वेरी गुड स्कोर इन द ईएसआई ऑब्जेक्टिव। और उसके लिए आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ईएसआई स्टैटिक से कम क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल यू हैव टू स्टडी द ईएसआई स्टैटिक। स्टैटिक पार्ट आपको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि फेज 1 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपका डिस्क्रिप्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बजट इकोनॉमिक सर्वे, जैसे लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे से 12 मार्क्स का आ गया था, इस साल नहीं आया, बट वी कैन नॉट लीव। बजट इकोनॉमिक सर्वे सिलेबस का पार्ट है, यू हैव टू स्टडी। ठीक है, और इसकी एटलीस्ट इकोनॉमिक सर्वे की जो हाइलाइट्स हैं वो पढ़ लो, अदरवाइज 3-4 चैप्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपका एग्रीकल्चर एंड इससे रिलेटेड चैप्टर है, सोशल सेक्टर से रिलेटेड, क्लाइमेट से, आपका अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है आपका मॉनेटरी मैनेजमेंट चैप्टर है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक सर्वे के, चाहे आप इसको चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं, प्लस में बजट हाईलाइट स्पीच वाली पढ़नी होती है। ठीक है, ये है आपका ईएसआई का एनालिसिस, आप देख सकते हैं स्कीम से क्वेश्चन है, रिपोर्ट से
रिपोर्ट्स हमेशा फ्लैगशिप, अब टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेते हैं हम, हर टॉपिक में क्या पढ़ना है, ठीक है। हर टॉपिक में क्या पढ़ना है, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। तो सबसे देखो, हमने मैथ्स, वैसे तो फेज 2 में मैक्सिमम देखा है ऑब्जेक्टिव में करंट से ही क्वेश्चंस आए हैं, पीआईबी स्कीम्स रिपोर्ट से, ठीक है। तो पीआईबी रिपोर्ट्स, तो ईएसआई की ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम। ईएसआई ऑब्जेक्टिव में पीआईबी स्कीम्स रिपोर्ट्स बजट इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से सर्कुलर्स भी, क्योंकि आरबीआई से भी के सर्कुलर्स भी कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि वो हम फेज 2 के लिए वैसे भी पढ़ते हैं, फेज 1 के लिए भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पीआईबी स्कीम्स रिपोर्ट्स सर्कुलर्स बजट इकोनॉमिक सर्वे, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग from where maximum questions are being asked, and many things, many static things, static topics you will be studying related to current as well, like uh, GDP is there in news, so GDP related concept you must know. Suppose inflation is there, so inflation related concept you should study. Women children related static things you should study, like women related acts are there, different like Maritime Benefit Act, POSH Act. Similarly for the child related issues or child related anything is there in the constitutional provision or the government initiative schemes, you need to study, that is in current as well, that you need to study. Now comes to the ESI topic wise, what you have to study, कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। what you have to study like नेशनल इनकम है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें आपको जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी कांस्टेंट, प्राइसेस, एनएसओ, जीडीपी के मेथड्स हैं, जीडीपी डिफ्लेशनर है, जीडीपी के जो लेटेस्ट फिगर्स आते हैं वो करंट में पढ़ते हैं, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, इसकी मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आना है, सिंपली आपको ये मेथड पता होने चाहिए, क्या फार्मूले होते हैं, कैसे कैलकुलेट करने, क्या पता कोई न्यूमेरिकल पूछ ले कि जीडीपी कैलकुलेट करके बताओ, इट इज सिंपल। कई स्टूडेंट से आपका इंटरव्यू में पूछ लिया गया था कि जीडीपी कैलकुलेट करके बताओ, तो बेसिक चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो हमें स्टैटिक भी पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है स्टैटिक पार्ट, और सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर आता है आपका पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशंस हैं, पॉवर्टी की एस्टिमेशन कमेटी है, ठीक है, रिलेवेंट स्कीम्स पढ़ेंगे। फिर अगर रिपोर्ट्स आती है जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये सब पढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। और जैसे रिपोर्ट्स भी हैं, तो रिपोर्ट्स की बात करते हैं, तो रिपोर्ट्स में क्या पढ़ना होता है हमें, इंटरनेशनल लेवल का जो भी मेन फिगर्स हैं सारा नहीं पढ़ना होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सपोज ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया तो उसमें बता दिया कि इतने मिलियन पीपल वर इन हंगर इन दिस पर्टिकुलर ईयर, में पर्टिकुलर चिल्ड्रन के बारे में है, तो टोटल कितने थे उसमें, सपोज ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, टोटल कितने थे इन। फिर आता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का डेटा है, या वोमेन या फीमेल या गर्ल्स का डेटा है, ठीक है। तो इस तरह का डेटा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे इतना ही पढ़ना है। फिर इंडिया से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है वो पढ़ना है। फिर इसका स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, किस बेस पे मेजर किया जाता है, क्या कंपोनेंट्स हैं, कितने इंडिकेटर्स हैं, ये सब आपको पढ़ना होता है इसमें रिपोर्ट से। जैसे कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो वर्ल्ड लेवल पे कौन कंट्री टॉप में है, टॉप 3-4, ऐसे ही सेम हंगर में कि जो हंगर में आता है कि हंगर में सबसे खराब वाला ही देखेंगे हम कि टॉप बॉटम में कौन से हैं, या हंगर की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है। तो उसमें सबसे पुअर परफॉर्मेंस किसकी रही है वो देखेंगे। वर्ल्ड वाइड कितने हंगर में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं या कितने लोग हैं वो देखेंगे टोटल। चिल्ड्रन गर्ल्स के ऊपर में डेटा है तो कोई गर्ल्स से रिलेटेड डेटा है, चिल्ड्रन से रिलेटेड डेटा है, उसको भी प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये आईबीपीएस का एक पैटर्न रहा है, फीमेल चिल्ड्रन से रिलेटेड डेटा को पूछा जाता है, या टोटल है तो टोटल ही कई बार पूछ लिया जाता है कि एज पर दिस रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है तो इसके कितने इंडिकेटर है, टॉप 3 कंट्रीज,
ठीक है। बाकी भी हमारे इसमें ना सब यूट्यूब पे रेगुलर लेक्चर्स रहेंगे कि कैसे रिपोर्ट पढ़नी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में कितने इसके इंडेक्स के कितने कंपोनेंट होते हैं, किस बेस पे रैंकिंग डिसाइड की जाती है, ठीक है। टॉप कंट्रीज कौन है, इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंडर में भी कई बार रैंकिंग पूछ ली जाती है, किस कंपोनेंट में इंडिया ने क्या परफॉर्म किया है। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आप। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी करंट में से रिलेटेड चीजें हैं। उसके बाद स्टैटिक में यूएनडीपी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पेरिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के इससे पढ़ लेना। कोई इसका इनिशिएटिव्स हैं तो एनएपीसीसी, नेशनल एडेप्शन फंड ऑन क्लाइमेट क्राइसिस एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से के बारे में, इंडियाज टारगेट फॉर एसडीजी, मिशन लाइफ, ग्रीन क्रेडिट, क्योटो पेरिस एग्रीमेंट, सीओपी लेटेस्ट वाली, सीओपी 30 आ जाएगी या 30 जो भी होगी उस टाइम एग्जाम के टाइम पे, लेटेस्ट वाली सीओपी पढ़नी है। ये पढ़ना है। जैसे अब इस साल अगर इस की बात करें तो नाबार्ड में क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ गया था, ग्रीन क्रेडिट रूल्स फ्रंट में था, इन्वायरमेंट ऑडिट रूल थे पीआईबी में, वहां से क्वेश्चन आया था, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट थी पीआईबी में, वहां से क्वेश्चन आया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड करंट के या स्टैटिक दोनों पार्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना। जैसे एसडीजी है तो एसडीजी 1 2 3 एसडीजी की हिस्ट्री क्या थी, एसडीजी से पहले जैसे कि एमडीजी थे तो वो भी हमें पता होना चाहिए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है जैसे, फिर एसडीजी इंडेक्स आ जाता है, एक एसडीजी इंटरनेशनल लेवल पे इंडेक्स है, एक एसडीजी इंडेक्स है इंडिया का जो नीति आयोग रिलीज करता है, तो वो पता होना चाहिए आपको, वो सब भी पढ़ना है। इनसे रिलेटेड रिपोर्ट या करंट में कोई भी इशू है, चीजें हैं, वो पढ़नी है आपको। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसमें हम प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, महानवमिस, कारगिल फार्मूला प्लान है, इस तरह से जो इंपॉर्टेंट प्लान है उनको तो अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी जो बेसिक कब पहला प्लान हुआ था, 12th क्या था, और जो मेजर मेजर हाइलाइट्स हैं किसी भी प्लान की, पर्टिकुलर कोई हाईलाइटेड पॉइंट है तो याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। फेज 1 में भी पूछ लिया था, जैसे फर्स्ट और लास्ट फाइनेंशियल जो 5 ईयर प्लान था, 12th प्लान, उनका टाइम पीरियड पूछ लिया था। नीति आयोग के इनिशिएटिव जैसे अटल इनोवेशन मिशन है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इंडस्ट्री पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पढ़ते हैं जनरली, हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, लास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, डीपीआईआईटी के बारे में पढ़ेंगे। न्यू लेबर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आए हैं, अगले साल पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि अभी आए हैं ये कोड, मतलब अभी इफेक्टिव हुए हैं, आ तो पहले गए थे, ठीक है। फिर ईपीएफओ के बारे में, ईएसआईसी के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, रिफॉर्म सिंस 1991 से लेके आज तक जो भी फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी में रिफॉर्म हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। फिर इसमें जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में और भी स्टैटिक टॉपिक रहते हैं, जैसे एसईजेड हमने इंक्लूड किया हुआ है, और भी जो भी गवर्नमेंट के करंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे एमएसएमई के बारे में, एमएसएमई से रिलेटेड करंट डेटा, और भी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं एमएसएमई से रिलेटेड वो पढ़ने हैं, ठीक है। प्रायोरिटीज एंड रिकमेंडेशन में इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट के हाइलाइट्स में पहले ही बता चुका हूँ। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम, ये आप आरबीआई सॉरी फाइनेंस में भी पढ़ेंगे, सेम टॉपिक्स यहाँ पढ़ने हैं आपको। फिर पब्लिक फाइनेंस में हम पढ़ेंगे, जैसे अभी 15th और 16th फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन और 16th फाइनेंस कमीशन का कंपैरिजन भी पढ़ेंगे। 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी, हाईलाइट आ जाएगी, वो पढ़ेंगे, वो पेपर में आएगी जरूर। जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट टैक्स के, एफआरबीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल पॉलिसी हम ऑलरेडी फाइनेंस में भी पढ़ेंगे। जीडीपी ग्रोथ ऑफ दीज सेक्टर्स न्यूज़ में भी रहता है, इकोनॉमिक सर्वे में भी आता है, तो ये पढ़ेंगे। इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है डेप्थ में, या कहीं पे भी कुछ भी दिखे किसी बुक में खोल के मत बैठ जाना, इट इज़ कम्प्लीटली ए वेस्ट ऑफ टाइम। जो टॉपिक हम मेंशन किए हैं उससे रिलेटेड पढ़ लेना, दैट इज़ एनफ। एलपीजी रिफॉर्म्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की हाइलाइट्स, बेसिक बेसिक चीज़ें आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, जो कभी पीआईबी में आई होगी, मेजर हाइलाइट्स होगी। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा, एफडीआई डेटा, बीओपी कॉन्सेप्ट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डेटा आता है पीआईबी में आता है आपका, एफडीआई का डेटा आता है जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करती है, तो उतना कर लेना इज एनफ। और बाकी न्यूज़ में भी आता है, पीआईबी में भी आता है, ठीक है, ये एनफ है, इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी वैसे तो बहुत बल्कि है, बट स्टिक उसकी जो मेजर हाइलाइट्स है वो आपको आनी चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। फिर आते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जिसमें इसके हेडक्वार्टर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस कौन सी रिपोर्ट रिलीज करते हैं, कैसे बने थे ये इनका कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे कि आईएमएफ है तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स का स्टेटिक पोर्शन आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ की जैसे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है तो स्टेटिक पार्ट प्लस में करंट में जो भी हो रहा है इनसे रिलेटेड, और रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन भी आपको पता होने चाहिए। बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे इनकी यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यूटीओ, यूएनसीटीडी, आईएमएफ, इनकी कोई भी रिपोर्ट रहती है इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड या सोशल इशू से रिलेटेड, उसमें स्पेसिफिकली इंडिया का रेफरेंस है तो और इम्पोर्टेंट हो जाती है। बाकी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये तीनों की तो जो भी रिपोर्ट आ रही है न्यूज़ में, प्रेस रिलीज में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन की अगर इंडिया से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है या कोई फ्लैगशिप रिपोर्ट है तो इम्पोर्टेंट है, जैसे एसडीजी इंडेक्स है यूएनडीपी का, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने बाकी ऑर्गेनाइजेशन लिख दी है, रिपोर्ट्स इनकी न्यूज़ में आती हैं। फ्लैगशिप रिपोर्ट आप इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि कौन सी रिपोर्ट पब्लिकेशन में जनरली आ जाती है, बाकी न्यूज़ में आ जाती है। बाकी एक वेबसाइट है, नाम मैं कमेंट सेक्शन में इसमें लेटर ऑन पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं वेबसाइट का नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उस पर सारी इंटरनेशनल वेबसाइट की जैसे ना रिपोर्ट्स आती हैं। मैं नाम बता ही देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ एक वेबसाइट है, उस पर मोस्टली रिपोर्ट्स न्यूज़ में जो रहती है वो आती हैं, तो उसको भी फॉलो कर सकते हो आप, कौन सी रिपोर्ट आती है। फिर मल्टीकल्चरिज्म जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया था डायरेक्ट एक बार, अर्बनाइजेशन माइग्रेशन से भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, स्टेटिक पार्ट भी पढ़ना है क्योंकि यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पढ़ लेना, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है इसमें। सिंपल कॉन्सेप्ट अगर मल्टीकल्चरिज्म या अर्बनाइजेशन माइग्रेशन के कुछ डेफिनेशंस हैं तो पढ़ सकते हो। जेंडर इश्यूज में स्कीम इनिशिएटिव्स पढ़ने हैं, जितने भी जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जैसे पोस्ट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गए, फिर चिल्ड्रन से रिलेटेड जैसे हमने इस बार देखा कि कारा से पूछ लिया था, तो इस तरह के एक्ट्स हैं वो फोकस करनी है, स्कीम्स को फोकस करना है स्पेसिफिकली पीआईबी में जो आ रही है। ठीक है, सोशल जस्टिस में एससी एसटी माइनॉरिटीज ओबीसी से रिलेटेड इश्यूज, स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की पढ़ेंगे। नेशनल जैसे शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन है, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, तो इसमें जो इनकी स्कीम्स है वो पढ़नी है आपको। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जैसे मैंने बताया कि नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है, जिसमें नीति आयोग की एसडीजी हो गई, नीति आयोग की अदर रिपोर्ट्स आती हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी की भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज कई बार जैसे रिपोर्ट रिलीज करती है तो वो पढ़नी है। जैसे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया गया था इस साल, तो इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आती है, या आरबीआई कोई रिपोर्ट इंडेक्स रिलीज करता है तो वो भी पढ़ना है आपको। ठीक है, पीआईबी से वही सोशल इशू से रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज है उसके ऊपर में फोकस करना है। और यहाँ पर देखो एक चीज रहता है, स्कीम्स रिपोर्ट्स, मैंने फिर से बता रहा हूँ, स्कीम्स दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम स्कीम्स रिपोर्ट्स से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं स्कीम्स रिपोर्ट से। ठीक है, फिर बाकी कोई इकोनॉमिकल इश्यूज हैं जैसे कि ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गया, तो ऐसा इकोनॉमिक डेटा है, जीडीपी से रिलेटेड डेटा है, तो उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन सच न्यूज़। और सारे टॉपिक्स का ब्रेकअप दे ही दिया है मैंने, स्टेटिक्स के लिए क्या, स्टेटिक के लिए क्या पढ़ना है। फाइनेंस में भी बात करें तो इस साल 22 मार्क्स का स्टेटिक्स से क्वेश्चन आ गए थे, सर्कुलर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और कुछ स्टेटिक सर्कुलर्स को हमने स्टेटिक में ही कंसिडर किया है क्योंकि जो पुराने सर्कुलर्स हैं या वो सिलेबस का पार्ट है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। सर्कुलर्स तो एटलीस्ट 6 मंथ, आरबीआई से भी सर्कुलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के और सेबी के दोनों के पूछे गए थे।
प्लस स्टैटिक पार्ट जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, वट एवर टॉपिक्स इज गिवन इन द सिलेबस, उससे रिलेवेंट कोई भी आरबीआई का सर्कुलर है, दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट कंटेंट फॉर दिस एग्जाम। और मोस्टली जो आप फाइनेंस का सिलेबस देखेंगे उसमें से 60% 70% तो आपका आरबीआई सर्कुलर से ही लिंक है। फॉर एग्जांपल बेसल नॉर्म्स आप पढ़ते हैं, आप फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन में पीएसएल नॉर्म्स, केसीसी, एनआरएलएम स्कीम हो गई, आपकी लीड बैंक स्कीम हो गई, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गई, तो ये सब आपका सर्कुलर्स का पार्ट है। तो हम एक टॉप 150 सर्कुलर्स देते हैं जिसमें इसी तरह के 50 सर्कुलर हैं जो आपके फाइनेंस से सिलेबस से मैच करते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के सर्कुलर्स हैं, CRR SLR से रिलेटेड गाइडलाइंस पे सर्कुलर हैं, आपका कॉल मनी, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, इनके ऊपर आपका आरबीआई के सर्कुलर्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए आरबीआई के सर्कुलर, ठीक है। तो सर्कुलर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपको सिलेबस, तो सिलेबस में भी डिस्क्रिप्टिव में भी सर्कुलर्स पूछे गए हैं। एक बार जैसे बेसल नॉर्म्स पूछ लिया था, आरबीआई के अदर इनिशिएटिव्स हैं, जैसे रिटेल डायरेक्ट स्कीम की हाइलाइट्स पूछ ली थी, ठीक। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितनी भी हैं हमारी, जैसे बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के बारे में, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक्स क्या होते हैं, इनके बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आएंगे तो आरबीआई का पूरा बोर्ड, सब्सिडरी स्ट्रक्चर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई के फंक्शंस, जितने भी आरबीआई के फंक्शंस हैं, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, आईओ स्कीम, पीएसएल, आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, आरबीआई की जो भी अदर इनिशिएटिव स्कीम्स हैं वो करंट में, प्लस में जो आरबीआई की वेबसाइट पे आते हैं, जितनी भी प्रेस रिलीज आती हैं उनकी इम्पोर्टेंट वो करनी होती है। उनके एनुअल रिपोर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, रिपोर्ट्स जो सिलेबस में मेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, या ट्रेंड्स इन बैंकिंग प्रोग्रेस, ट्रेंड्स एंड बैंकिंग प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग है, लेटेस्ट एमपीसी पढ़नी होती है, आरबीआई की वेबसाइट से सर्कुलर्स एंड न्यूज़ जो पढ़ने होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। हर कोई न्यूज़ प्रेस रिलीज से नहीं पढ़नी है, कोई अनाउंसमेंट है, सर्कुलर्स है, कोई कोई इंपॉर्टेंट, जैसे कि पेमेंट बैंक से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से, एनबीएफसी से, फॉरेक्स से रिलेटेड कोई डेट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है, वो पढ़नी होती है। और लेटेस्ट एमपीसी हाइलाइट्स या कोई अनाउंसमेंट की है अपने फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, या एनी ऑफ द आरबीआई फंक्शंस जो है उससे रिलेटेड है, तो वही पढ़नी होती है। बाकी रैंडम ऐसी न्यूज़ आ रही है वो भी मैं अलग से बताऊंगा कि आरबीआई की वेबसाइट कैसे पढ़नी है, ठीक है। फिर आता है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में जैसे आरसीबी, नबार्ड, नाफेड, सिडबी, एनएचबी, पीएफआरडी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, क्या फंक्शन है, कौन की कोई इनका इनिशिएटिव्स है इंपॉर्टेंट तो वो पढ़ लेना। हेडक्वार्टर इनके कोई सब्सिडी है तो सब्सिडरीज है तो उनके क्या फंक्शन है, बेसिक पढ़ना है। फिर जैसे पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको पढ़ना है। 11 आरबीआई सर्कुलर्स, फिर से मैंने बताया कि टॉप 50 सर्कुलर में पढ़ते हैं। नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हम कमेटी पे इस साल क्वेश्चन आ गया था, हम ये आपको कंटेंट में पढ़ाते हैं, लास्ट ईयर भी पढ़ाई थी, और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आरबीआई फेज 2 में आया था। कॉन्सेप्ट एनपीए रिलेटेड आईबीसी कोड पढ़ना है, थोड़ा सा हाइलाइट्स पता होना चाहिए क्योंकि प्रीवियसली पूछा जा चुका है सारा पीसी कोड, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, आरईआईटी इन्वेटीज से रिलेटेड क्वेश्चन इस साल पूछा था, हर साल लगभग पूछा गया है, सॉरी पिछले साल भी पूछा था, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, और बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से रिलेटेड गाइडलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो इस साल फेज 2 में फाइनेंस में पूछा है आपके। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 में जो हुई थी, अभी में जैसे करंट में इशू चल रहे हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर है, ठीक है, यूएस का टैरिफ इशू है, तो इन इस तरह के इश्यूज पूछ सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आना। ऐसे करंट में हम बहुत जगह पढ़ते हैं, एफएसआर हो गई, आरबीआई की जैसे एनुअल रिपोर्ट थी, तो वहाँ पे भी ये इशू डिस्कस किया गया था, तो वहाँ से डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट हमें एक ही कंसीडर करके चल सकते हैं इसमें, जैसे एनपीसीआई, यूपीआई, भीम ऐप,
IMPS, NFT, NACH, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, आधार एनेबल पेमेंट, डिजिटल करेंसी, कुबेर रुपए, ई रुपए, QR कोड, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ये NPCI की वेबसाइट को अच्छे से कर लेना तो आपका पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल पेमेंट्स वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। और इसमें ना जैसे कि यूपीआई पढ़ोगे तो यूपीआई के जो क्या मेन फीचर्स हैं, आप कितना पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट की लिमिट्स क्या है, तो बेसिक टेक्निकल छोटे छोटे पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जरूर पढ़ने पड़ेंगे आपको इतना डेप्थ में। फिनटेक के बारे में, AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये पढ़ लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एटलीस्ट बेसिक डेफिनेशन पढ़ना है, इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना। ठीक है, पूछ सकता है कई बार, डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ से बन सकता है कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या रहा है बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में। ठीक है, जैसे AI इन फाइनेंस सेक्टर पूछ लिया था, रिस्क इन AI। ठीक है, इन फाइनेंस सेक्टर पूछ लिया था, रिस्क एंड एडवांटेज। नॉन बैंकिंग सिस्टम, NBFCs के टाइप्स, वेरियस सर्कुलर्स हैं बहुत सारे, बट वो नहीं सारे नहीं पढ़ने हैं आपको। इसमें क्या पढ़ना है आपको, स्केल बेस्ड रेगुलेशन में जो दिया गया है कि आपका जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क रिक्वायरमेंट दी गई है डिफरेंट डिफरेंट NBFCs के लिए, वो पढ़नी है। फिर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ NBFCs, उनका प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया क्या है, ये दिया गया है। कई बार तो क्वेश्चन प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया या नेटवर्क से ही आ जाता है। थोड़े बहुत बेसिक डिटेल्स दी गई है उनकी, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, NBFC माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में सर्कुलर है, ARC पे, NBFC फैक्टर पे। ठीक है, तो ये बेसिक गाइडलाइंस एटलीस्ट पढ़ लेना। हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड बेसिक गाइडलाइंस है जो RBI का सर्कुलर है वो पढ़ लेना। डिजिटल पेमेंट्स में अगेन हम वही सब पढ़ते हैं NPCI की वेबसाइट से, लेटेस्ट डेटा आपको इससे रिलेटेड डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड न्यूज़ में आता है, NPCI की वेबसाइट पे मिल जाएगा। FSR जो RBI की रिपोर्ट है उनमें भी आता है, प्लस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पढ़ लेना, और भी RBI कोई भी इनिशिएटिव चला रहा है तो वो पढ़ लेना। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो IPO, FPO, राइट इश्यूज, प्रेफरेंस शेयर, QIB, ADR, GDR क्या होता है, एंकर इन्वेस्टर्स की डेफिनेशन, जैसे एंकर इन्वेस्टर पे क्वेश्चन आया था इस साल। मर्चेंट बैंकर जो इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, कस्टडियंस, FPIs, P नोट्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एंजल फंड डेफिनेशन, NSE, BSE, सेंसेक्स, निफ्टी, सेंट्रल डिपॉजिटरी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं जो दोनों के, NSE के, BSE के, वो पढ़ लेना। NSDL, ठीक है। फिर आपका गिफ्ट IFSC के बारे में सिंपल डेफिनेशंस, फिर आपका म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के बारे में, FEDI, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं इसके अंदर में वो पढ़ लेना। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये, और इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बट आपको क्राइमिंग फैक्ट्स थोड़े याद रखने पड़ेंगे। सिंपल इनकी फंक्शनिंग पढ़नी है, जैसे कि आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या काम करता है, किसकी सब्सिडरीज है, कई बार जैसे CDCL की सिंपल फुल फॉर्म पूछ ली थी। NSE BSC का एक बार पूछ लिया था कि कहाँ पर है, दलाल स्ट्रीट में कौन सा इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है, या कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे निफ्टी का कंपोजिशन पूछ लेता है कई बार, सेंसेक्स का। ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड पूछ लिया था कि किसकी सब्सिडरी है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड पूछ लिया था कि किसकी सब्सिडरी है, या फुल फॉर्म ही पूछ ली थी। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बाकी इसमें जैसे कि आपका एंकर इन्वेस्टर की क्या कंडीशंस होती हैं, कौन होते हैं, IPO में अलॉटमेंट की कंडीशंस होती है वो क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर को कितना IPO में अलॉटमेंट होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स की डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, गोल्ड एक्सचेंज, ये क्या होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फेज 1 के GA में भी आ जाते हैं कई बार। ठीक है, फिर फॉरेक्स मनी बॉन्ड में बात करते हैं तो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये सब पढ़ेंगे हम। सिंपल टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपकी फाइनेंस में पढ़ी जाती हैं। ठीक है, ये FPIL की वेबसाइट पे मिल जाएगा सारा, माई बिड माई बोर क्या होता है, BIL के बारे में। ठीक है, फिर आता है NDS निगोशिएट डीलिंग सिस्टम, इस साल पूछा गया था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स में म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं वो पढ़ेंगे, जैसे कि कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। ठीक है, और भी जीरो कूपन बॉन्ड, जंक बॉन्ड, इसमें पढ़ेंगे।
SOFR क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की गाइडलाइन है, आरबीआई का सर्कुलर है। इन पे मोस्टली पे आरबीआई का सर्कुलर है, इस पे आरबीआई की गाइडलाइंस है, इस पे आरबीआई की गाइडलाइंस है, ठीक है। निगोशिएबल सिस्टम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आरबीआई की साइड से आपको मिल जाएगा। नोटिस मनी, कॉल मनी, आरबीआई की गाइडलाइंस, टर्म मनी पे आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, ईसीबी पे आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, ठीक है। फिर आपका आता है मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ये सब हमने बता ही दिया। फॉरेन करेंसी अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, ईएफसी क्या होता है, एनआरई, एनआरओ, एफएसआर, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आप पढ़ी भी होगी अगर आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन की है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट, कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट, ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, स्वैप्स क्या होते हैं, नोस्ट्रो वोस्ट्रो काउंट क्या होते हैं, लोरो काउंट, एलआरएस स्कीम की गाइडलाइंस आरबीआई की, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये आपको पढ़ने हैं। फॉरेक्स मनी बॉन्ड मार्केट, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आरबीआई से रिलेटेड चीजें हैं सारी, मोस्टली कंटेंट आपका आरबीआई की वेबसाइट पे। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम जैसे टाइप्स ऑफ रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, रिस्क मार्केट रिस्क, क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क क्या है। फिर हम इसमें पढ़ लेते हैं कैमल्स रेटिंग्स, बेसल नॉर्म्स, मेनली इंपॉर्टेंट है, पीसीए फ्रेमवर्क, ठीक है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये कई बार पूछ लिया गया है इंटरव्यू में, जो थोड़ा फाइनेंस बैकग्राउंड से रहे हैं तो उनसे, तो ये बेसिक डिटेल पढ़ लेना, ठीक है। एटलीस्ट कि क्या होता है मॉडल में, क्या, देखो बहुत इन डेप्थ में आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करा के देखते, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, इसमें क्या कंसीडर होता है, क्या कहता है ये मॉडल, कोई भी चीज़ है उसके कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। डेरिवेटिव्स, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स क्या होते हैं, सिंपल टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई बार, तो बहुत सिंपल से हैं, ये कॉन्सेप्ट सीखोगे समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर यहाँ से देखो जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत कम रेयर चांस है पूछा गया हो। लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ लेना, यूसीपीसी की गाइडलाइंस है जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लेडिंग की गाइडलाइंस है, कुछ कमर्शियल इंकोटर्म्स हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में यूज होती हैं, बैंकों में यूज होती हैं जो, ठीक है। फिर डीजीएफटी के बारे में इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्टर कोड, बीआरसी क्या होता है, स्विफ्ट चिप्स फुल फ्लैज मनी एक्सचेंजर, ये टर्मिनोलॉजी है, पढ़ सकते हो, या इसको इतना ज़्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है, तो ज़्यादा पूछा जा सकता है तो एलसी पे पूछा जा सकता है, आपका यूसीडी पीडीसी पे के क्या क्या होता है ये, ठीक है। डीजीएफटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, चिप्स, बैंक लाइसेंस सर्टिफिकेट, इनके ऊपर में पूछा जा सकता है, तो ये बेसिक्स पढ़ लेना। आपको ये वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। फिर आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जैसे ये सब पढ़ना है आपको, लीड बैंक स्कीम, सर्विस एरिया अप्रोच, एसएचजी लिंकेज, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट, मुद्रा, पीएमजेडीवाई, ये स्कीम में भी पढ़ते हैं हम, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक। अभी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 25-30 आई है, पीएसएल, केसीसी, इंटरेस्ट सबवेंशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है। इनकी गाइडलाइंस पढ़ना, आरबीआई की वेबसाइट है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछा गया है। फिर आता है अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस प्राइवेट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फैक्टरिंग, फॉरवर्डिंग, क्राउड फंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग और ट्रेड सिस्टम। जैसे ट्रेड से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, फेज 2 में ट्रेड से क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार इस पे पूछा जा सकता है, जैसे डेफिनेशन पूछ ली थी। पीयर टू पीयर लैंडिंग पे पूछा गया है, लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज क्या होता है, बिल्कुल डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ट्रेड्स की कंडीशंस क्या क्या हैं, कौन आरबीआई की गाइडलाइंस है इस पे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जैसे ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, बिल्ड, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है पहले। हाइब्रिड फाइनेंसिंग, व्हीकल क्या होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो स्टैटिक को इग्नोर नहीं कर सकते, स्टैटिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट में, ठीक है। फिर आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया था इस पे। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर इलेक्टेड डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ पीएसबी, इससे रिलेटेड और वेरियस कमिटीज हैं जो, इनसे क्वेश्चंस आपके फेज 2 में पूछे गए हैं, फेज 2 में पूछा गया है प्रीवियसली, ठीक है।
तो हमें ये आरबीआई के सर्कुलर है, इस पे ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड, इससे रिलेटेड, तो ये पढ़ना है आपको इसमें। फिर आपका आता है फिस्कल पॉलिसी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे की हाइलाइट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिस्कल पॉलिसी की टर्मिनोलॉजी होती है, जो बजट की टर्मिनोलॉजी होती है, बजट का स्टेटिक पार्ट जिसे हम बोलते हैं, वो पढ़ना है आपको। फिर बेसिक एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो रेशियो एटलीस्ट कर लेना। फिर उसके अलावा ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेशनल फाइनेंशियल लीवरेज एनालिसिस, ये एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लेना। प्रीवियस में कई एक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे। बाकी जनरली इन्हीं टॉपिक्स के सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। न्यूमेरिकल पूछा गया था इस साल 6 मार्क्स के फेज 2 में, तो ये टॉपिक भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें एटलीस्ट बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस के बैलेंस शीट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कर लेना। ठीक है, इन्फ्लेशन वाले में इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, डिफरेंट डेफिनेशंस है, जैसे स्टैगफ्लेशन है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये सब, हाइपर इन्फ्लेशन। ट्रेंड्स एस्टिमेट्स में हम सीपीआई, जो लेटेस्ट सीपीआई है, इसका स्टेटिक भी पढ़ना है इनका। डब्ल्यूपीआई, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इनकी लेटेस्ट फिगर क्या है, आरबीआई जो प्रोजेक्शन करता है वो क्या है। ठीक, ये पढ़ना है हमें। और ये हमारा फाइनेंस का सिलेबस कवर हो गया। फाइनेंस का स्टेटिक आपका इंटरव्यू में भी हेल्प करता है, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, प्लस आपका करंट भी तब समझ में आएगा जब आपको फाइनेंस आता हो। तो सबसे पहले मेरा यही रहता है कि फाइनेंस को ही कवर करना है आपको, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ जाना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग में मैंने बताया है कि बैलेंस शीट के कंपोनेंट सबसे पढ़ लेना, ज़्यादा डेप्थ में जाना, अकाउंटिंग बहुत वास्ट है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस के ये रेशियो, बस इतना कर लो, बहुत डेप्थ में मत जाना, बहुत लेंथी हो जाएगा। मैनेजमेंट में देखो टॉपिक्स का मैं डिस्कशन दिया हुआ है, आप पीडीएफ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे मेंशन हुआ है जो सिलेबस के टॉपिक्स है वही लिखे हुए हैं इसके अंदर, अलग से नहीं लिखा हुआ। थोड़ा सा ब्रेकअप दिया है मैंने, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, सेल्फी टेक्निक, क्वालिटी सर्कल, फिश फ्लोइंग, ये पढ़ लेना है आपको। पार्ट सीपीएम के बारे में पढ़ लेना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डायरेक्टिंग, फिर आपका ब्रेक इवन, ईओक्यू, जेआईटी, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स पढ़ लेना है, क्वेश्चन आया हुआ है पहले ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल के ऊपर में। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो भी सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है, पर्सनैलिटी है, रेनफोर्समेंट है, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बहुत डायरेक्ट आते हैं मैनेजमेंट में आपके, तो ये पढ़ लेना। मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं जो सिलेबस में मेंशन है, आपके कंटेंट में हमने सारा दिया हुआ है, तो वो पढ़ लेना। और डिस्क्रिप्टिव के लिए कंटेंट अलग से मॉडल क्वेश्चन आंसर दिए मिलेंगे आपको कंटेंट में, वो पढ़ने हैं। प्लस में डायरेक्ट ही आते हैं मोटिवेशन की, हाउ की यू कैन मोटिवेट, हाउ लीडर कैन मोटिवेट हिज एम्प्लॉइज, मोटिवेट कैसे हो सकते हैं एम्प्लॉय, किसी थ्योरी का एप्लीकेशन पूछ लेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अलग से भी हम क्लास में स्ट्रेटजी बता देंगे। बाकी जो सिलेबस टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं उससे डायरेक्ट हाउ एन लीडर कैन, जैसे लीडरशिप में ये आ सकता है, जैसे एक बार रेनफोर्समेंट पे आ गया था, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या डिफरेंस है। फिर आपका लीडरशिप में लीडरशिप वर्सेस मैनेजर, ऑटोक्रेटिक, कोई भी कोई भी लीडरशिप स्टाइल पूछ सकता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल डिस्कस करो। जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप में डिफरेंस पूछ लिया था एक बार डिस्क्रिप्टिव में। बाकी ऑब्जेक्टिव में थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे ग्रेटमैन थ्योरी है तो ये पूछ लेगा कि ये थ्योरी किसने दी थी, या इस थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, तो ये कौन सी थ्योरी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इनसे, जो थ्योरी इतनी दी हुई है इतनी भी कर लोगे दैट इज एनफ, इसके बाहर जाने की जरूरत मत करना। डोंट गो बियॉन्ड दिस, वट एवर इज गिवन इन दिस सिलेबस, डू दीज थ्योरीज एंड दीज आर एनफ। इमोशनल इंटेलिजेंस में जो भी टॉपिक मेंशन है, जैसे जोहारी विंडो पे क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रांजेक्शन एनालिसिस है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस है, कन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन चेंज पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था, जैसे कि वाहे एम्प्लॉइज रजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंज 2 बार रिपीट हो चुका है, तो उस एंगल से भी पढ़ना है आपको। और जो भी सिलेबस टॉपिक्स मेंशन किया है, एथिक्स में भी जैसे डिफरेंट टाइप की एथिक्स की थ्योरीज हैं, वो उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछ लिया था कि ये कंडीशन है तो इसमें कौन सी थ्योरी की बात हो रही है, तो ये आपको उस एंगल से भी सोचना है, उस तरह से भी प्रैक्टिस करनी है कि आपसे किस टाइप का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए, कॉन्सेप्ट आपको आता है उस थ्योरी का तो आप आंसर कर पाते। इस बार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे।
फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनते हैं जनरली। कम्युनिकेशन हमेशा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के 90% चांस रहते हैं कि पूछा जाएगा, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। बाकी डिस्क्रिप्टिव में तो लगभग हर बार पिछले 4-5 साल में देखा है मैंने कि हर बार आया था। इस बार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज पे आया था, नहीं तो उससे पहले बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आ गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल क्या है कम्युनिकेशन में, ये पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक्स जो भी मेंशन है यहाँ पे, सब टॉपिक्स ये पढ़ लेना। डिस्क्रिप्टिव देखो बहुत डायरेक्ट आते हैं। ईएसआई डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या स्ट्रेटजी करनी है आपको, जो भी यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स हैं, सिलेबस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, वोमेन से रिलेटेड है, एसडीजी से रिलेटेड है, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, जेंडर गैप है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इस तरह की कोई रिपोर्ट है, आरबीआई की एफएसआर है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। देख सकते हो आप वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट सिलेबस का पार्ट थी, यहाँ से क्वेश्चन आ गया था। एसडीजी से आ गया था, सॉरी ये जेंडर स्नैपशॉट थी यूएनडीएसए की, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट से क्वेश्चन आ गया था। फिर एफएसआर से आ जाता है, कई बार मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आ गया था रिपोर्ट से, ठीक है। ये स्टेटिक से था, अर्बनाइजेशन मल्टीकल्चरिज्म स्टेटिक से आया था। प्रीवियस भी देखोगे तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड या करंट से आए हैं। तो यूएन की रिपोर्ट्स मैंने बताया था कि वेबसाइट का नाम डाउन टू अर्थ, वहाँ पे मोस्टली रिपोर्ट्स के बारे में आ जाता है। अदरवाइज खुद से भी एग्जाम के टाइम पे देख सकते हो जाके कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड। बाकी आप स्टेटिक पार्ट कवर कर लोगे, सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे, तो आप रिपोर्ट्स का थोड़ा सा भी डेटा अगर याद करके फिर उसको स्टेटिक को ही लिखना होता है हमें, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वीक में मैं कहूँगा कि आपने जैसे साथ के साथ ना डिस्क्रिप्टिव में जैसे 1-2 चैप्टर हो गया आपका ईएसआई का या फाइनेंस का, तो वीक में एक क्वेश्चन उसका लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, चाहे आप कॉपी पेन पे लिखो, टाइपिंग की प्रैक्टिस चाहे बाद में कर लेना। क्या करना है, जैसे सपोज आप लिख रहे हो मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का सपोज स्टैटिक क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में लिखना है कि किस एक्ट में डिफाइन है आरबीआई के, उसके क्या प्रोसीजर हैं, कंपोनेंट कौन उसके मेंबर होते हैं, कैसे डिसाइड होता है, क्या फंक्शनिंग होती है, तो इस तरह से डिटेल तो अपना कॉपी पे लिखोगे खुद से याद करने के बाद तो क्रैम हो जाता है। सिमिलरली अगर ईएसआई में जैसे कि आपका एमएसएमई से रिलेटेड आ गया, तो एमएसएमई की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप डेटा लिखेंगे कि सपोज पहले जैसे एमएसएमई पे आ गया कि एमएसएमई का रोल क्या है इकोनॉमी में, सबसे पहले आप एमएसएमई को डिफाइन करोगे, एमएसएमई होते क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं कि मीडियम स्मॉल और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या हैं, उनकी डेफिनेशन लिखोगे। फिर लिख दोगे कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग डेटा ये है। फिर लिख दोगे कि एमएसएमईज का रोल क्या रहा है, जैसे एक्सपोर्ट में, एम्प्लॉयमेंट में, तो पर्टिकुलर पॉइंट। तो सबसे पहले क्या करा करो, पूरा क्वेश्चन लिखने की बजाय जो सब हेडिंग्स हैं, जैसे रोल ऑफ एमएसएमई लिखोगे आप, तो रोल ऑफ एमएसएमई में जितने भी सब हेडिंग है, सपोज 1 2 3 4 5, तो पहले कोशिश करो कि रफ पेज पे, कॉपी पे हमेशा पढ़ने के बाद वो सब हेडिंग्स याद करने की कोशिश करो कि आप लिख पाओ सारे के सारे, क्योंकि एलोबरेट कर सकते हो अगर आपको सब हेडिंग आता है। सिमिलरली जैसे एक बार पूछ लिया गया था स्टार्टअप के इश्यूज क्या है, स्टार्टअप के इश्यूज, तो स्टार्टअप के बारे में बताकर जो भी अगर करंट डेटा है तो कुछ भी डेटा जरूर लिखो, दैट हेल्प यू इन फैचिंग गुड मार्क्स। हमेशा डिस्क्रिप्टिव में डेटा एंड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स या इनिशिएटिव्स, डेटा इकोनॉमिक सर्वे या रिपोर्ट्स जो हैं ऑफिशियल रिपोर्ट्स का रेफरेंस करके लिखना है अगर आपको अच्छे मार्क्स लिखने हैं। ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। और आप चाहे पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज में इंट्रोडक्शन, इंट्रो देना है, फिर बीच में बॉडी, मेन बॉडी में कुछ भी पॉइंट वाइज लिख दो, लास्ट में कंक्लूजन जरूर दो, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछिए तो डायरेक्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हो। बाकी डायरेक्ट आपको करंट भी पढ़ना है, रिपोर्ट्स जो भी आरबीआई की रिपोर्ट्स है या आरबीआई से रिलेटेड है वो पढ़ना है, प्लस आपको स्टेटिक भी पढ़ना है। स्टेटिक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि मल्टीकल्चरिज्म हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, उससे पहले भी जैसे रिफॉर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसीज के रिफॉर्म्स जो 1991 के बाद हुए हैं वो पूछा गया था।
ये करना है। और याद करने का तरीका मैंने यही बताया कि आप उसके सब हेडिंग्स को लिखो, पढ़ने के बाद लिखने जरूर कोशिश करो खुद से लिख पाओ, तो उससे क्या क्रैम रह जाएगा, वो आप एक्सप्लेन तो कर सकते हो अगर आपको पॉइंटर याद है, सब हेडिंग्स याद हैं किसी भी चीज में। जैसे कि आप स्टार्टअप्स के इश्यूज हैं, सपोज वोमेन पे लिख रहे हैं हम, यहाँ पे जैसे कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीकल्चरिज्म, तो एडवांटेज में हम पर्टिकुलर सब हेडिंग्स याद कर लेंगे, डिसएडवांटेज में भी तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपको अप्रोच करनी है, मतलब फॉलो करनी है। क्वेश्चंस देख सकते हो बहुत ही डायरेक्ट आते हैं। कोई भी देखो टेलीग्राम में बहुत सारी जगह आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारे मेंटर भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि आपको यूपीएससी स्टाइल के या बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाता है, हर टॉपिक पे सैकड़ों क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही डायरेक्ट। हमने सारे रिपोर्ट्स थे इनके क्वेश्चंस आपको जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे उनको दे दिए थे लगभग। ठीक है, उससे पहले भी देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन पे भी देखो कि लास्ट फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 से अब तक क्या हुआ है, तो रीसेंट डेवलपमेंट बतानी थी आपको 2008 से बाद तक वर्ल्ड में क्या हुआ है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवोल्यूशन अंडर फिफ्थ फाइनेंशियल कमीशन पूछा था। ठीक है, व्हाट आर द चैलेंज ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट, सजेशन टू ओवरकम, स्टार्टअप्स के चैलेंज है, एक्सप्लेन 3 पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, डिस्कस द डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चैलेंज क्या है। ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम आपका फाइनेंस में भी देखेंगे आप, जैसे कि डेरिवेटिव्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, व्हाट आर द डेरिवेटिव्स, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, बिहेवियरल ट्रेड थ्योरी, व्हाट आर द की फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एथिक्स इन द बिजनेस। ठीक है, ओएनडीसी कोड ऑफ कंडक्ट, एलटीआरओ पे नोट, ऑर्गेनाइजेशन, वाई ऑर्गेनाइजेशन डू पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंज, इस साल भी रिपीट हुआ था, 5 मेजर अनाउंसमेंट इन द बजट। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो आपको टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। जो सिलेबस टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से आप डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक को भी पढ़ लो, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो वहां पर आपको थीम वाइज कंटेंट भी मिल रहा है डिस्क्रिप्टिव का भी। इस साल भी देखोगे तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैपिटल मार्केट के लिए सेबी ने क्या स्टेप लिए हैं, कैपिटल मार्केट इज सीन एज अ ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यूनियन बजट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट बताओ, प्लस में मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी कैसे बैलेंस कर रही है ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन को इंडिया में, रिस्क एंड चैलेंज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ एआई, आरबीआई रोल इन सुपरविजन। सेम इंग्लिश का एसए का टॉपिक भी देखोगे तो उसमें जनरली इकोनॉमी, सोशल इशू या क्लाइमेट से रिलेटेड या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक रहता है हमेशा, तो उसको भी लिखने में आपको चैलेंज नहीं आएगा, आप कर लोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस यही है कि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, घबराना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एक ही सोर्स को फॉलो करना है। एंड स्ट्रेटजी देखो मैं बता देता हूं आपको कि क्या करना है आपको। फर्स्ट 3 मंथ में ये कहूंगा कि डेली 3 to 4 आवर्स फेज 1 के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्यूआरई 1.5 घंटा फाइनेंस लेके चलना है आपको शुरू में 3 महीने, क्योंकि करंट अफेयर देखो अप्रैल से पढ़ने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इतना पुराना आता नहीं है। सर्कुलर पुराने भी आप बाद में कवर कर लोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, शुरू में सर्कुलर पढ़ सकते हो जनवरी से। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में डेली वीडियो लेक्चर देखो, डेली वीडियो लेक्चर देखना है, कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लेना, फिर उसकी क्विज की प्रैक्टिस भी करनी है आपको। जो भी देखोगे उसका प्रैक्टिस सोल्व करके जरूर देखो, चाहे क्विज फॉर्म में मत करो, कॉपी पेन लेके आराम से सोल्व करो। अगर आपके पास क्वेश्चंस की लिस्ट है तो वैसे कर सकते हो, बट करो जरूर। टाइमर के साथ करने से थोड़ी हैबिट बन जाएगी, क्योंकि पेपर में भी टाइमिंग रहता है, सेक्शनल टाइमिंग रहता है। अगर टाइमिंग के साथ करोगे टाइम फिक्स करके तो अच्छा है, प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही बनेगी। बट कॉन्सेप्ट के वीडियो देखो अगर आपको नहीं आता है, जिन्होंने ऑलरेडी क्वांट रीजनिंग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो उनको लिए प्रैक्टिस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि फेज 1 ही बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, फेज 1 में क्लोजली मिस कर जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर से, या एक सेक्शन का कट ऑफ रह गया, या ओवरऑल कट ऑफ में मिस हो जाते हैं। तो आपको शुरू में डे 1 से ही फेज 1 इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपका नोटिफिकेशन के टाइम पे सिर्फ आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़े, उससे पहले ही सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है। फेज 1 को स्ट्रॉन्ग रखना है, साथ के साथ फेज 2 पे भी ध्यान देना है, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 के बीच में देयर विल बी वेरी लेस टाइम इन द फेज 1 एंड फेज 2 के बीच में
in between the phase 1 and phase 2, there will be less time you have to focus on phase 2 as well currently. तो क्या करना है आपको, दोनों 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं क्वांट रीजनिंग के, प्लस फाइनेंस के वीडियो देखने हैं। ESI का स्टैटिक वीडियो, ये आपको क्या करना है, जैसे 4 दिन ये करना है, 3 दिन मैं कहूँगा इकोनॉमिक्स का स्टैटिक, क्योंकि इकोनॉमिक का स्टैटिक ज़्यादा सिलेबस है नहीं, इकोनॉमी का स्टैटिक, फाइनेंस का स्टैटिक का ज़्यादा सिलेबस है। तो 4 डेज ये करना है, 3 डेज आपको ये करना है, बाकी 6 दिन तो ये रहेगा ही रहेगा। 6 दिन आपका इसमें से 2-2 सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे कि 3 दिन आपने क्वांट रीजनिंग पढ़ रहे हो, 3 दिन, लास्ट के 3 दिन क्वांट इंग्लिश। क्वांट जनरली बहुत सारे स्टूडेंट डिफिकल्टी फेस करते हैं, तो क्वांट को 6 दिन पढ़ सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसके अकॉर्डिंग। और बाकी 4 दिन फाइनेंस है, 3 दिन ESI पढ़नी है। फिर ये आप 3 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मोस्टली फाइनेंस का और ESI का। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। ये है आपका मई में, अप्रैल में। मैनेजमेंट के वीडियो भी 1 महीने में हो जाएंगे, क्योंकि आप सिलेबस कर चुके हो। यहाँ पे आपको करंट अफेयर स्टार्ट कर देना है 1 अप्रैल से। डेली 1.5-2 घंटे आपको करंट अफेयर पे जरूर लगाना है, 1.5 घंटा मिनिमम, जिसमें PIB, करंट अफेयर, सर्कुलर्स, न्यूज़पेपर्स, ये भी आपको सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, और 5 गवर्नमेंट स्कीम डेली करनी है। डेली प्रैक्टिस, इजी मीडियम लेवल क्वेश्चंस, वीकली सेक्शनल मॉक लगाने हैं, क्योंकि आप सिलेबस कवर कर चुके हो। यहाँ पर आपको बस प्रैक्टिस करनी है, और कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइज कर लो, लेकिन छोड़ना नहीं है। और एक और काम शुरू कर देना है यहाँ पे, वीकली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। टाइप करो या कॉपी पेन से लिख के देखो। टाइपिंग करोगे तो शुरू से ही प्रैक्टिस रहेगी लिखने की, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रॉम स्टार्टिंग। इफ यू आर डूइंग दिस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑन द कंप्यूटर, दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम एज वेल, क्योंकि आपको बाद में चैलेंज नहीं फेस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है आपका ये हो गया आपका अप्रैल में। मई जून, उस टाइम पे हो सकता है मई जून के बाद नोटिफिकेशन आ जाए, आने वाला हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, फेज 1 को नहीं छोड़ना है किसी कीमत पे। यू डोंट हैव टू स्किप द फेज 1। फेज 1 यू कंटिन्यूसली हैव टू प्रैक्टिस विदाउट स्किपिंग ए सिंगल डे। मतलब आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्योंकि lakhs of students will be appearing and many brilliant students are there, only 15 times of the vacancies will be selected for the next round. So you have to perform very well. You have to be very strong in your subjects like quant, reasoning, English, GA, static part, and phase 2 also. Phase 2 again, very less vacancies, only 3 times of the vacancies will be shortlisted for the interview. So you have to be very you have to do very means you have to do hard work, and you have to be very strong in each subject, otherwise competition is very high. ठीक है, तो वीकली सेक्शनल मॉक लगाने हैं, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और यहीं पे इन्हीं मंथ में आपको रिवीजन करना है फाइनेंस मैनेजमेंट का, या उसमें लगा लो कि क्विज की थ्रू में रिवाइज कर सकते हो, या डिस्क्रिप्टिव का पे फोकस कर सकते हो। साथ में यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज फटाफट रिवाइज भी कर सकते हो, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। बाकी दोनों भी कर सकते हो कंसिडर यहाँ पे, मतलब रिवाइज किया, फटाफट दोबारा से क्विज अटेम्प्ट कर लिया। एंड डेली ये तो पढ़ते ही रहना है, और वीकली आपको क्विज जरूर लगानी है करंट अफेयर की, वो क्रैम करने में हेल्प करती है। अगर आप पढ़ते रहे, क्विज नहीं अटेम्प्ट करोगे तो याद नहीं रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट है। ठीक है, वीकली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ESI फाइनेंस टॉपिक वाइज रहेगा। गैप ईयर हो, चाहे आपने UPSC की तैयारी की हो 4-5 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले 6-6 साल के गैप ईयर वाले स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुए हैं, फ्रेशर भी सिलेक्ट हुए हैं, नॉन इकोनॉमिक्स नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के भी सिलेक्ट हुए हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है। किसी भी बैकग्राउंड से रहे हो, गैप ईयर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल इन द फेज 2 पेपर,
इंटरव्यू में भी एवरेज परफॉर्म करके आप फाइनली लिस्ट में हो सकते हो। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे जैसे कि सर्टिफिकेशन भी चले हुए हैं आजकल। अगर आपके पास गैप ईयर है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई भी सर्टिफिकेशन कर लो, दैट विल हेल्प। ठीक है, ये रहेगा आपकी स्ट्रेटजी। दिस इज कंप्लीट। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। और भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हमारा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। इसमें हम रेगुलरली और भी डिटेल में, जैसे डिस्क्रिप्टिव का डिटेल में प्रिपरेशन कैसे करना है, रिपोर्ट्स कैसे पढ़नी है, स्कीम्स कैसे पढ़नी है, ये सब स्ट्रेटजिक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कोई भी डाउट है तो हमें हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी टीम को अप्रोच कर सकते हैं। और आपको ये सब चीज़ें हमारे कोर्स में वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, मेंटरशिप भी रहेगी रेगुलरली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।